हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग पॉलीमर चैप्टर के पैरेलल में एक्चुअली पॉलीमर हमारे सिलेबस से हट गया था, इसलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये प्रैक्टिस आपके जस्ट लास्ट चैप्टर पर बेस्ड है, जो कि था नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम लोगों ने एमाइंस और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स को पढ़ा था। हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख रहे हैं। लगभग 52 क्वेश्चंस हमने अपनी पिछली क्लास में या लास्ट क्लास में आपको बताए थे। और बच्चों, ये जो चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं ये बड़े सीक्वेंस वाइज हैं, मतलब जैसे आप चैप्टर्स पढ़ते हो और आपको चैप्टर्स जिस क्रम में पढ़ना होता है कि पहले हम लोग जानते हैं कि इनका नॉमेनक्लेचर क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, एन आइसोमेरिज्म क्या होती है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस क्या हैं, ठीक है। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, देन केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, फिर उसका इंडस्ट्रियल यूज़ क्या है। तो ये जिस क्रम में हम लोग चैप्टर्स को पढ़ते हैं, ये क्वेश्चंस भी उसी क्रम में ही हमने अरेंज करे थे। और 52 क्वेश्चन जिन बच्चों ने किए होंगे उन्हें खुद पता लगने लगा होगा कि उन्हें कितना डेप्थ में पढ़ाई करनी होती है। और यदि वो पढ़ाई कर लेते हैं तो उनका दिमाग जो है वो क्वेश्चंस पर किस तरह से चलता है, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होता है, ये सब चीज़ आपकी डेवलप होती हैं। और मैं फिर से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि पढ़ाई तभी सार्थक होगी जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। इसलिए केवल थ्योरी पर मत जाइए, आप उसके क्वेश्चंस की खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए। इवन मैं तो आपसे ये भी कहूँगा कि लगभग जो टॉप क्लास क्वेश्चंस अगर आपके रहते हैं तो लगभग 200 टॉप क्लास क्वेश्चंस आपके पास फिंगरप्रिंट होने चाहिए। आपके पास वो 200 क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जिसको रिकॉल करने के बाद आपको पूरा चैप्टर्स याद आ जाए। और चैप्टर्स की जो मेन चीज़ें हैं वो आपको क्वेश्चंस के माध्यम से करनी चाहिए, जिससे आप पेपर में कोई नया क्वेश्चन आए या रिपीटेड क्वेश्चन आए। जनरली नीट में तो देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड रहते हैं, बट जेई में क्वेश्चन एकदम फ्रेश रहता है, अल्टीमेट रहता है। और क्वेश्चंस को तभी आप कर सकते हो जब आपके कॉन्सेप्ट पर बढ़िया पकड़ हो और आपने चीज़ों को पढ़ा हो और साथ ही साथ आपने एक बार रिवीजन भी किया हो। तो बच्चों, मैं बार बार आपसे यही कहूँगा कि क्वेश्चंस करिए। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे उतना ज़्यादा आप में डेवलपमेंट होगा और आपका अप्रोच सुधरेगा। कई सारे बच्चे यहाँ पर मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि कई सारे बच्चे हैं जो नीट जेई की प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, अनफॉर्चुनेटली उनका नहीं होता है, किसी वजह से नहीं होता है, या उनके पास शायद इतना संसाधन नहीं होते हैं, पेरेंट्स के पास शायद इतना पैसा नहीं होता है कि वो दोबारा से उस तैयारी को कंटिन्यू कर पाएँ, या मे बी पॉसिबल कुछ लोग नई एडमिशन ले पाते, बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। और ऐसी सिचुएशन में जब समस्याएं आपकी बढ़ती हैं तो आप जेई नीट को नहीं कर पाते हो, फाइनली आप एडमिशन्स नहीं ले पाते हो बीटेक में, एमबीबीएस में, और आप जो है वो लाइन आपकी बदल जाती है। तो वहाँ जब आपकी लाइन बदलती है तो बच्चों, मैं आपसे फिर कहूँगा कि आप जेई नीट की तैयारी कर रहे थे तो आप साइंस फील्ड में ही रहिए। साइंस फील्ड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप ग्रेजुएशन अच्छी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। उसके लिए आप सीयूईटी का एग्ज़ाम देंगे तो आपकी ये पूरी पढ़ाई यूटिलाइज हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर आप सीयूईटी का एग्ज़ाम क्रैक करके कोई बढ़िया यूनिवर्सिटी, बीएचयू वगैरह या डीयू वगैरह, या फिर और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं, उनमें अगर आप दाखिला लेते हैं तो आपको अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा। आप जितने अच्छे एटमॉस्फेयर में रहोगे, जितने अच्छे प्रोफेसर्स के कांटेक्ट में रहोगे, जितने अच्छे दोस्तों के कांटेक्ट में रहोगे, उतना बढ़िया आप लोग जो है वो करना, मतलब आपकी लाइफ उतनी बढ़िया होगी। और आप अगर नेगेटिव पर्सन के साथ रहोगे, थर्ड क्लास पर्सन के साथ रहोगे, जिसकी खुद की सोच नहीं है, जो खुद एक ही नज़रिए पे चल रहा है कि पढ़ाई तो केवल वो टाइम पास के लिए कर रहा है, तो फिर ऐसे बच्चे खुद तो बर्बाद होते ही हैं, वो आपको भी बर्बाद कर देंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको माहौल चेंज करना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है जेई नीट में अगर आपका नहीं होता है तो सब कुछ ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप सीयूईटी के थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाइए। और अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक बार पहुंच गए तो आपको खुद ही अच्छा एटमॉस्फेयर मिलने लगेगा, परिवर्तन आप में दिखेगा।
बट देखो, अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर जगह होती हैं, तो आप अच्छाइयों के साथ जाओ, बुराइयाँ मत सुनो, मत उसको उस पर अपना समय बर्बाद करो। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप साइंस फील्ड में बने रहते हो, प्लेन ग्रेजुएशन करते हो या फिर बीएस कोर्स करते हो या फिर एमएससी करते हो, उसके बाद आप रिसर्च फील्ड में करियर आजमा सकते हो, आप टीचिंग लाइन में करियर आजमा सकते हो। वैसे भी काफ़ी सारी शॉर्टेज रहती है, और ख़ासकर एग्ज़ामिनेशंस जब बच्चे देने के लिए जाते हैं तो नॉलेजफुल बंदे ही नहीं मिलते हैं, जिसको अच्छी नॉलेज हो। जिसके पास नॉलेज है उसके पास कभी भी जॉब्स की कमी नहीं रहती है। वेरियस फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, बहुत सारी अदर प्राइवेट्स कंपनीज़ हैं जहाँ क्वालिटी मांगता है। बच्चों, मैं आपसे फिर कहूँगा कि आप तैयारी भरे गवर्नमेंट जॉब के लिए करते हो। कई सारे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट जॉब के पीछे पागल हुए जाते हैं। तैयारी आप भले गवर्नमेंट जॉब के लिए करते हो, मगर आपकी योग्यताएं पूरी प्राइवेट के लिए डेवलप करनी होंगी। आपकी फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए, लैंग्वेज आपकी चाहे जो हो, हिंदी इंग्लिश जो रिक्वायरमेंट है जिस तरह की, उस रिक्वायरमेंट में आपकी फ्लुएंसी धमाकेदार होनी चाहिए, सब्जेक्ट्स पर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अदर स्किल्स, चाहे वो कंप्यूटर स्किल्स हो या फिर और जो स्किल्स हैं वो आपके अंदर होनी चाहिए। और वो स्किल्स जब आपके अंदर रहेंगी तो आप देखोगे बच्चों के कहीं भी रोज़गार की कमी नहीं है, बहुत सारे रोज़गार के ऑप्शंस हैं। शर्त लायक बंदे नहीं मिलते हैं, और आप लायक बनिए। मैं इसी उम्मीद के साथ, एक छोटा सा 2 मिनट का मोटिवेशन पार्ट था, होप सो समझ में आया हो। हम लोग बात करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस और हैं हमारे पास, उन क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा 53rd क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है विच हैज़ हाईएस्ट PKA वैल्यू। थोड़ा सा आप समझिएगा, PKB वैल्यू, सॉरी। तो जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है, जो हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ होती है, वो प्रोपोर्शनल होती है KA के, और सॉरी KA कह रहा हूँ, KB कहना चाहिए। वो प्रोपोर्शनल होती है KB के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है PKB के। ये आपको सिखाया गया था जब मैंने थ्योरी डिस्कस करी थी, तो ये बताया था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हाईएस्ट PKB अगर हमारे पास होगा, मतलब PKB का मान अगर हाईएस्ट होगा, मैक्सिमम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। तो आपको बताना है कि इन चारों में सबसे कम बेसिक कौन है, किसका बेसिक कैरेक्टर कम है, क्योंकि जिसका बेसिक कैरेक्टर कम होगा उसी का PKB क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आप बताओ, ये अमोनिया है, ये प्राइमरी अमाइन है, ये सेकेंडरी अमाइन है, ये टर्सरी अमाइन है। अमाइन से की जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो अमोनिया से ज़्यादा होता है, तो सबसे कम बेसिक कौन है, अमोनिया। तो सबसे ज़्यादा PKB का मान किसके लिए होगा, अमोनिया के लिए होगा। ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो 53rd का जो हमारा आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, डी। हमारा 53rd का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, एमंग्स द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस मीडियम। ध्यान से समझना बच्चों, मीडियम कौन सा है, एक्वस मीडियम। अब आप देखो आपके पास क्या है, ये है मिथाइल एमाइन, ये है डाई मिथाइल एमाइन, ये हमारा साइनो ग्रुप लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये एनिलीन टाइप का एन मिथाइल एनिलीन है, इसमें भी लोन पेयर डिलोकलाइज होता है। तो ये और ये तो होगा नहीं। आप मिथाइल एमाइन और डाई मिथाइल एमाइन में आपको याद होगा, आपको सिखाया था 213, याद करो। तो सबसे ज़्यादा डाई मिथाइल एमाइन बेसिक होता है, तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी आंसर होगा, ये डाई मिथाइल एमाइन होगा। ये हमारा सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर को शो करेगा, मीन्स स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा अमंग द फॉलोइंग। और किस मीडियम में होगा, एक्वस मीडियम में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। अब देखो अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस। अब वीकेस्ट बेस कौन होगा, खुद से सोचो। ये नाइट्रोजन है, लोन पेयर है, रिंग के अंदर डीलोकलाइज नहीं हो रहा है, तो लोन पेयर डोनेट करने के लिए अवेलेबल है। यहाँ भी लोन पेयर है, डोनेट करने के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर भी लोन पेयर है, डोनेट करने के लिए अवेलेबल है। मगर यहाँ जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, ये रिंग में क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो जा रहा है, क्योंकि ये एनिलीन है
और एनिलीन में जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है वो रिंग में क्या हो जाता है, डीलोकलाइज हो जाता है। तो डोनेट करने के लिए लेस अवेलेबल होता है, और जब अवेलेबल ही कम होगा तो इसकी वजह से जो एनिलीन है उसका जो बेसिक कैरेक्टर है वो घट जाता है। तो सबसे वीक बेस कौन सा होगा, एनिलीन। तो हमारा जो आंसर नंबर ए है वो करेक्ट होगा कि सबसे वीकेस्ट बेस कौन सा होगा, तो हमारा एनिलीन होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन करना होता है। अब बच्चों इसको देखो आप, कितना टॉप क्लास क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आप खुद से पहले ट्राई करो तब हम इसका आंसर बताते हैं। 56 है, आप इसको पढ़ो और इसको ट्राई करो कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। हाँ ठीक है, देखो आपने भी पढ़ लिया होगा, मैंने भी पढ़ लिया। इसमें पूछ रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब देखो इसमें 4 कंपाउंड्स दिए हैं। अब देखो कंपाउंड्स 4 दिए हैं, इसमें ये कंपाउंड थोड़ा अलग ही तरह का दिख रहा है। इस कंपाउंड में खास बात क्या है कि इस लोन पेयर पर ये नाइट्रोजन इस पे लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर है। तो दो दो लोन पेयर, दो दो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं जो डोनेट करने के लिए अवेलेबिलिटी दिखा सकते हैं। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर तो पहले वाले का होगा। बाकी देखो इसमें एक NH2 है, इसमें भी एक NH है, और इसमें भी एक NH2 है ना। तो यहाँ पर दो दो नाइट्रोजन है और यहाँ पर एक एक नाइट्रोजन है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर पहले वाले का होगा। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर पहले वाले का होगा, तो आंसर या तो बी होगा या तो डी होगा, क्योंकि इसमें 1 हाईएस्ट है। यहाँ ना तो आंसर ए होगा ना आंसर सी होगा। अब बी और डी में से हमें चूज़ करना है। अब बी और डी में से चूज़ करो। आप बताओ, ये है हमारा इथाइल अमाइन जो कि एक प्राइमरी अमाइन है, और ये है डाई मिथाइल अमाइन जो कि सेकेंडरी अमाइन है। आपको पता है सेकेंडरी अमाइन का जो बेसिक कैरेक्टर है वो प्राइमरी से ज़्यादा होता है। तो एक के बाद किसका नंबर आएगा, 3 का। तो एक के बाद किसका नंबर आएगा, 3 का। फिर आएगा नंबर 2 का, और लास्ट में होता है एमाइड, क्योंकि इसका लोन पेयर डीलोकलाइज हो जाता है, इसलिए सबसे वीक बेस कौन सा होगा, 4th नंबर का। तो हमारा जो आंसर होगा वो बी वाला होगा सही। डी भी आंसर हमारा करेक्ट नहीं होगा। तो बच्चों इस तरह से आपको बेसिक कैरेक्टर को देखना है। यहाँ दो दो नाइट्रोजन है जो लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर बेसिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद सेकेंडरी अमाइन का नंबर आएगा, फिर प्राइमरी अमाइन का नंबर आएगा, देन लास्ट में एमाइड का नंबर आएगा, और जो हमारा आंसर होगा वो होगा बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो 57th क्वेश्चन है, पढ़ के देखो आप लोग, खुद ही बताओ कि किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। देखो लिखा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एमाइंस एंड देयर करस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स एंड एसिड्स आर वेरी इन द ऑर्डर। आपको पता है सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक का होता है, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो सबसे स्ट्रांग होता है। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक का होगा, उसके बाद एल्कोहल का होगा, और उससे कम होगा अमाइन का। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 57 का क्या होगा, डी होगा। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, कार्बोक्सिलिक का, और कार्बोक्सिलिक के बाद नंबर आता है एल्कोहल का, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका, अमाइन का। तो बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आप बताओ द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तो गजब का क्वेश्चन है। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग। अब बच्चों थोड़ा सा इसको हम ऐसे समझें, बेसिक स्ट्रेंथ को आपको बताना है और आपके पास ये चॉइसेस दी हुई हैं। तो इन चॉइसेस को लेकर के आप अपना आंसर क्या दोगे, पहले सोचो। इसको देने के लिए देखो मैं तरीका आपको बताता हूं, आप उस तरीके पे जाओ। देखो अपन लोगों को बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है। तो आप ये सोचो कि ये हमारे क्या है, कॉन्जुगेट बेस हैं। तो इसके एसिड्स क्या होंगे, तो आप कहोगे H2O का एसिड होगा H3O प्लस, NH3 का होगा NH4 प्लस, OH का होगा H2O, और NH2 का होगा NH3। ठीक है। अब देखो अगर ये अपना H प्लस गिव अप कर दे तो क्या बनेगा,
H2O एंड H प्लस। अगर ये अपना H प्लस गिव अप कर दे तो क्या बनेगा, NH3 प्लस H प्लस। अगर ये अपना H प्लस गिव अप कर दे क्या बनेगा, OH माइनस और H प्लस। और ये अपना अगर H प्लस गिव अप कर दे तो क्या बन जाएगा, NH2 माइनस और H प्लस। यही होगा। ये एसिड है और ये उसका कॉन्जुगेट बेस है। ये एसिड है, ये उसका कॉन्जुगेट बेस है। ये एसिड है, ये उसका कॉन्जुगेट बेस है। ये एसिड है, ये उसका कॉन्जुगेट बेस है। अब आपको पता है कि कॉन्जुगेट बेस अगर स्ट्रॉन्ग है, कॉन्जुगेट बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसका जो एसिड है वो क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए। मतलब वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है। तो देखो सबसे वीक एसिड कौन सा है इसमें, NH3। NH3 से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, H2O। उससे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, NH3। उससे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, H2O। तो आपका जो बेस होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा कौन सा, NH2 माइनस सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। NH2 माइनस के बाद आएगा किसका, OH माइनस। OH के बाद कौन होगा, NH3। और उसके बाद कौन सा हो जाएगा, H2O। ये हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर। बच्चों आपको केवल एक लाइन याद रखनी है कि अगर एसिड वीक है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो स्ट्रांग होगा। तो अब आप इन चारों में सोचो इन चारों में सबसे स्लो तरीके से H देने वाला कौन है, सबसे स्ट्रांग तरीके से आपका सबसे स्लो जो H देगा वो कौन देगा, NH3 देगा। तो आपका जो आंसर होगा वो कौन होगा, NH2 माइनस, देन OH माइनस, NH3 और लास्ट में क्या हो जाएगा, H2। इस तरह से हमारा जो आंसर है वो इसमें क्या आएगा, ए आंसर आएगा। इस तरह से किया जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाइंस आर रिएक्टिव। अमाइंस रिएक्टिव होते हैं, क्यों होते हैं रिएक्टिव, उसका रीजन पढ़ो। लिखा है डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिव बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम्स। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। क्या ये आंसर है। दूसरा देखो, प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवर द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहते हैं, क्या इस वजह से वो रिएक्टिव होता है। तो दोनों रीजन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर है, ये रीजन भी है, और नाइट्रोजन पर लोन पेयर रहता है, ये रीजन भी है। इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, बोथ ए एंड बी। इस तरह से अमाइंस की रिएक्टिविटी डिसाइड होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 60th क्वेश्चन है। ये बेस्ड है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस पर। अब हमने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया, हमने इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देख लिया। अब हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चंस की। तो ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आप इन क्वेश्चंस को करके बताओ क्या आंसर आएगा। आपसे पूछ रहा है द मोस्ट रिएक्टिव एमाइंस टुवर्ड्स डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए कौन सा एमाइन ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा। तो आप खुद सोचो, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक क्या है, ये एसिड है। तो आप बताओ एसिड के प्रति ज़्यादा रिएक्शन कौन शो करेगा, जो ज़्यादा बेसिक होगा, जिसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो आप बताओ, ये है मिथाइल एमाइन, ये है डाई मिथाइल एमाइन, ये है ट्राई मिथाइल एमाइन, और ये है एनिलीन। तो आप बताओ सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होता है। आपको याद होगा 213। तो आप बताओ सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर कौन शो करता है, डाई मिथाइल एमाइन। तो ये सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन शो करेगा टूवर्ड्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, मतलब जिसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रति ज़्यादा तेजी से रिएक्शन शो करेगा। ये हमारा फर्स्ट आंसर होगा। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स विद एमाइंस। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो एमाइंस हैं उनका जब हम एल्किल हैलाइड पर रिएक्शन कराते हैं तो ऑर्डर क्या होता है। आपको पता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा
अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, ये एसएन टाइप की रिएक्शन होती है और एसएन टाइप में चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, इसमें जितना बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा वो उतना फास्ट रिएक्शन शो करेगा। और आपको पता है आयोडीन जो होता है वो बेटर लिविंग ग्रुप होता है अमंग द ऑल हेलोजेंस। सभी हेलोजेंस में आयोडीन का जो लिविंग पावर है वो सबसे बढ़िया होता है। तो सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन कौन शो करेगा? एल्किल आयोडाइड, उसके बाद एल्किल ब्रोमाइड, उसके बाद एल्किल क्लोराइड। तो इसका जो आंसर होगा वो 61st क्वेश्चन का आंसर नंबर बी होगा। 61st का आंसर नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिएक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन विथ डाइमिथाइल अमाइन, साइक्लोहेक्सेनोन डाइमिथाइल अमाइन in presence of catalytic amount of an acid forms a compound. Water during the reaction is continuously removed. The compound formed in generally known as, कौन सा अमाइन बनेगा? सोचो, इसमें आपसे कह रहा है रिएक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन, ये हमारे पास है साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है, रिएक्शन विद डाइमिथाइल अमाइन, डाइमिथाइल अमाइन के साथ हमें रिएक्शन करानी है। डाइमिथाइल अमाइन का फॉर्मूला होता है CH3 का होल ट्वाइस NH। ये हमारे पास डाइमिथाइल अमाइन के साथ हमने रिएक्शन कराई। और इस प्रोसेस में जो हमारा H2O है वो कंटिन्यूसली रिमूव हो गया। तो आप बताओ इसमें क्या कंपाउंड बनेगा, इसमें कौन सा कंपाउंड बनेगा ये आपको बताना है। आप इसमें चेक करो आप कौन सा आंसर आएगा। ये कंपाउंड बनेगा, चेक करना है इसमें। इस तरह का कंपाउंड बनेगा जिसको हम बोलेंगे इनामाइंस। ठीक है, तो ये इनामाइंस हम लोगों को मिलेगा, एन इनामाइंस हम लोगों को मिलेगा। और ये हमारा 62nd का जो आंसर नंबर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत टॉप क्लास क्वेश्चन है। इसको देखो, ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। ये मेथिलेमाइन है, क्लोरोफॉर्म और एक्वस KOH की रिएक्शन हम करा रहे हैं। ये कार्बल एमीन रिएक्शन है, आपको मेथिल आइसोसाइनाइड मिलेगा प्लस 3KCl 3H2O मिलेगा। तो देखो मेथिल आइसोसाइनाइड और KCl मिलेगा, तो आपका जो आंसर है वो कौन सा होगा? मिथाइल साइनाइड प्लस KCl। ये कौन सी रिएक्शन है? ये कार्बल एमीन रिएक्शन है और इस तरह से ये क्वेश्चन किया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है ऑन हीटिंग बेंजिल अमाइन। बेंजिल अमाइन आप सभी को पता है, ये हमारे पास है बेंजिल अमाइन विथ क्लोरोफॉर्म। इसको हमने हीट किया किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ और इथेनॉलिक KOH के साथ हमने हीट किया। ये भी कौन सी रिएक्शन है? ये भी कार्बल एमीन रिएक्शन है और हम लोगों को मिलेगा फेनिल आइसोसाइनाइड। क्या मिलेगा? फेनिल आइसोसाइनाइड हम लोगों को मिल जाएगा। ये भी कार्बल एमीन रिएक्शन है, हम लोगों को मिलेगा फेनिल आइसोसाइनाइड। सॉरी, यहाँ पे मैं एक चीज़ गलत लिख गया, सही करता हूँ। इसको मिलेगा हमारा फेनिल आइसोसाइनाइड ही मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा। ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, बेंजिल ग्रुप तो ज्यों का त्यों रहेगा। ये जो NH2 है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? आइसोसाइनाइड में। उसको मिलेगा बेंजिल आइसोसाइनाइड मिलेगा। तो आपका आंसर होगा बेंजिल आइसोसाइनाइड, ये आंसर होगा। ठीक है, कार्बल एमीन रिएक्शन है, आराम से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कार्बल अमाइन टेस्ट इज प्रिफर्ड in alcoholic KOH by